दे रहा है आप लोगों को, बताइए। हाँ, तो कल मैं आप लोगों को सैम्पलिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बताया था कि एक न्यादर्श जैसा ही नाम स्पष्ट होता है, वह संपूर्ण समूह का एक न्यूनतम प्रतिमान मान लिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। सैम्पलिंग के कुछ विशेषताएं थी, लाभ था, हानि था, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, लाभ हानि के बारे में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें और आवश्यकताएं किन किन चीज़ों की होती है ये भी बता चुका था, 2-3 बार बताया था। शायद आशा करता हूँ कि आप लोग याद भी कर रखे होंगे वो सारी की सारी चीज़ें। यदि याद नहीं होगा तो ज़रूर उसे देख लेना एक बार आप फिर पीडीएफ को, ठीक है ना। अभी मैं इस पीडीएफ को भी सेंड कर दूंगा इस क्लास समाप्त होने के बाद, है ना। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक जो सैम्पलिंग है, 2 भागों में जिसको डिवाइड किया गया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा था, तो प्रोबेबिलिटी का पहला टाइप जो चल रहा है वो चल रहा है आपका सरल यादृच्छिक न्यायदर्श। यादृच्छिक को ही बोला जाता है दैव, दैव यानी आपको रैंडम कह सकते हो इसे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये अगर आप जान जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे इसके लाभ, इसके गुण, सारी चीज़ें। देखिए, इस में अगर मैं बात करूँ सैंपल रैंडम की, तो ये जनसंख्या की इकाई जो भी होती है, जो भी, जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो इनमें से आपने किसी को ऐसे ही रैंडम चुन लिया, 1000 में से किसी को रैंडमी, जैसे आपने कोई यहाँ पर ना तो कोटा का यूज़ किया है ना ही किसी विधि का यूज़ किया है, रैंडम ले लिया आपने किसी को, और वही है सिंपल। तो इस प्रकार की जो इकाई होती है वो एक क्रमांक में भी हो सकती है, जैसे आपने 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ले लिया, तो रैंडम ले लिया एक प्रकार से। देखिए, कोई ज्वाइन होना चाहता है, मैं उनको ज्वाइन कर लूँ एक बार, है ना। नहीं तो वो कहेंगे कि बार बार मैसेज छोड़ेंगे ग्रुप में, है ना। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रैंडम की जहाँ पर बात हुई है, जहाँ इकाइयों को आपने किसी बिना बिना भेदभाव के या निष्पक्षता से आपने चुनाव कर लिया है, वो कहलाता है आपका देव निर्दर्शन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, इसके क्वालिटी के आधार पर क्या क्या बातें की गई है। प्रत्येक इकाई को चुने जाने की जो समान संभावना बनी रहती है, वो किस में बनी रहती है, सिंपल रैंडम में बनी रहती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर की जब बात की जाए, वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। तो वैज्ञानिक विधि कौन सी है भाई, ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी ना। तो वैज्ञानिक विधि के आधार के अंतर्गत या उसके बेस पे जो रखा गया है वो सिंपल रैंडम रखा गया है, ठीक है, ये याद रखना। एक इकाई जो होती है, उस इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। ये रैंडम क्या करता है, सिंपल रैंडम ये करता है कि एक यूनिट का जब चुन लिया है तो वो दूसरी यूनिट के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है, कि अगर दूसरे को नहीं चुना है तो वो प्रभावित प्रभाव में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। यह निदर्शन का सबसे सरल विधि होता है, सबसे इजी, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शोधकर्ता को जटिल एवं कठोर सिद्धांत का पालन नहीं करना पड़ता है इसमें, बहुत ही सरल है इसमें। और मिथ्यापूर्ण, क्योंकि इस अवधि के समय धन और श्रम की भी पर्याप्त बचत हो जाती है। निदर्शन में त्रुटियां की संभावना इसमें कम होती है, और इकाइयों का चयन त्रुटि या जो इकाइयों का चयन से संबंधित त्रुटि होती है वह पुनः परीक्षा करना संभव भी हो जाता है। तो अगर आपने ये गुण या उसके लाभ समझ गए तो समझो आपने समझ लिया सैंपल रैंडम। और एग्जाम में सैंपल रैंडम से प्रश्न मैंने देखा है, ये कभी भी नहीं पूछा गया है, बट ये ऑप्शन में होता जरूर है, ये ऑप्शन में होता है, ठीक है। ये प्रश्न कभी भी नहीं बनाया गया है कि जो सिंपल रैंडम है वो है कि नहीं है, बशर्ते आपको ये 4-5 जो बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की गई है, इसी को आप ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है ना। एक तो प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होगा, दूसरा वैज्ञानिक विधि होगा, तीसरी अगर मैं बात करूँ तो जो शोधकर्ता होता है वह कठोर सिद्धांत का पालन नहीं करता है इसमें, और ना ही इसमें जटिलता का कोई चीज़ यूज़ करता, सरल है तो सरल का यूज़ करेगा, है ना। मिथ्याव्यापी अगर कोई चीज़ आ गई, मिसलेनियस या कुछ मिथ्या जैसी बातें आ जाती हैं, तो वहाँ पर इसको क्या करता है, पुनः परीक्षण भी कर लेता है, पुनः परीक्षण भी कर लेता है। और धन की, समय की, श्रम की जो है बचत करता है। ये कौन बचत करता है भाई,
सिंपल रैंडम। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो इसे आप समझ लीजिए, मैं दोस्त पे चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, बशर्ते अगर आपको देखना होगा तो शीन कर देना, वरना टाइम लॉस होगा आप लोगों का, है ना। प्रश्न यहाँ से बने नहीं है, जहाँ से प्रश्न बने हैं मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन विधि। चलिए, किसी को पता है स्तरीकृत या वर्गीकृत निदर्शन विधि क्या होता है? कोई बता सकता है? बताइए, अगर किसी को पता है तो बता सकता है, नहीं पता है तो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इस सिंपल में। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निदर्शन के फलस्वरूप समग्र की विभिन्न स्तरों पर समूहों को विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र प्रतिदर्श लिए जाते हैं। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो स्तरीकृत है, इसी के बारे में अर्थ को बताते हुए लिखा है पायोयांग ने कि ठीक है, समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिसका समान विशेषता होती है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने इन जनसंख्या में से 1000 में से आपने जब चुनाव करते हैं किसी इकाई, न्यायादर्श, प्रतिदर्श, सैंपल या वेस्ट या इकाई को या न्यायादर्श को या प्रतिचयन को, तो इसमें दो टाइप पाए जाते हैं 1000 वाले में। इसमें इस जनसंख्या में आप लोग मुझे जरा बताइए, किसी को पता है जनसंख्या समिष्टि जिससे मैं बोल रहा हूँ, इसको दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। जानते हैं आप? एक होता है परिमिति, एक होता है अपरिमिति, है ना। इसी परिमिति को ही ध्यान से सुनिए, नहीं जानते हैं तो मेरी बात को समझ जाइए तो आप इसी समझ जाएंगे। इसी परिमिति को ही दो भागों में भी डिवाइड कर दिया गया। हेट्रोजीनियस कहा गया और होमोजोनियस कहा गया। एक को हेट्रो कहा गया और एक को होमो कहा गया। बेसिकली जो हेट्रोजीनियस था वो सम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था और जो होमोजीनियस था वो विषम को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, क्लियर हो रहा मेरी बात है? बताइए जरा। पहले तो आप इनफाइनाइट और फाइनाइट के बारे में समझिए। देखो, परिचित क्या होता है? जब किसी रिसर्च की प्रक्रिया में हम ऐसी जनसंख्या जिसमें सदस्यों की गणना कर सकें और जिसके सदस्य को हम गिन सकें, जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी क्लास में कितने छात्र हैं तो वो काउंट कर सकते हो, परिवार की सदस्यों की संख्या कितनी है ये भी काउंट कर सकते हो आप। तो जिसे आप काउंट कर सकते हो उसी को तो बोला जाता है फाइनाइट, उसी को बोला जाता है फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज में लाया जाता है जनसंख्या की समिष्ट जनसंख्या में। अगर मैं बात करूँ जिसे आप काउंट करके आपने 10 लोगों को निकाला है, आप इसको काउंट कर सकते थे, तो ऐसी कंडीशन पर मैं आपको बताऊं तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट क्या होता है? तो जिसके सदस्यों की गणना हम नहीं कर सकते वह आपका इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको समझना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब कभी जनसंख्या को उसके गुण और विशेषताओं के आधार पर हम उसे अलग अलग भागों में, जब उसकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर जब हम उसके अलग अलग भागों के नहीं बांट पाते हैं, तो आप मुझे बताइए वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा या होमोजीनियस कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा। जब किसी गुण और विशेषताओं को, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जनसंख्या के आधार पे हम उसको बांट नहीं पाते हैं तो वह हेट्रोजीनियस, जिसको आप समजातीय कहते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं? समजातीय बोलते हैं। आप उसे क्या बोलते हैं? समजातीय, जिसको आपने विशेषताओं और गुणों के आधार पर हमने अलग अलग भागों में नहीं बांट पाया है। तो जब हम किसी जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? बताइए जरा। होमोजेनियस कहते हैं, उससे हम विषम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि मान लीजिए 1000 में से होंगे तो 500 जो होंगे बॉयज़ होंगे और 500 जो होंगे वो गर्ल्स होंगे। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया दो भागों में। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ये हो गया होमोजेनियस। ये आपका होमोजेनियस का रूप में। ठीक है,
और जहां आपने विशेषताओं गुणों के आधार पे उनको अलग अलग भागों में डिवाइड, जिससे मैं कहूँ कि बॉयज़ गर्ल्स ओबीसी एससी एसटी कास्ट जनरल ओबीसी ये सभी लोग आ सकते हैं, तो वह आपका हेट्रोजेनियस के अंतर्गत आ जाता है। इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि बॉय अलग होगा और गर्ल्स अलग होंगे, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह आ गई है, तो अस्तरीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। और अस्तरीकृत मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से यूजीसी नेट में कभी भी आप प्रश्न 2004 से लेकर 2020 तक का प्रश्न पेपर उठा लीजिए, प्रश्न पत्र, और कहीं पर भी आपको सरल यादृच्छिक निदर्शन में और कहीं से स्तरीकृत निदर्शन में, व्यवस्थित निदर्शन में, बहुस्तरीय में और गुच्छ में, इसके डीप में नहीं प्रश्न पूछा गया है। केवल प्रश्न अगर बनाया गया है तो बनाया जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी से प्रश्न, और अगर अलग किया जाता है प्रोबेबिलिटी के आइडेंटिफाई करिए और नॉन प्रोबेबिलिटी के आइडेंटिफाई करिए, तो वो प्रश्न बनते हैं इजीली इस तरीके से, कौन कौन प्रोबेबिलिटी में आएंगे, कौन कौन नॉन प्रोबेबिलिटी में आएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे समझना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हेट्रोजीनियस का और होमोजीनियस का। अगर आपको ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे अस्तरीकृत। ठीक है, आप अस्तरीकृत समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके देखो कई वो भी दिए गए हैं, टाइप भी दिए गए हैं कि अनुपातित या समान अनुपातित में भी होता है, गैर अनुपातित में होता है, समान अनुपातित में होता है और भारयुक्त समान अनुपातित में होता है। ठीक है, तो यानी एक रेशियो के माध्यम से भी यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो रेशियो के माध्यम से भी डिफाइन किया जा सकता है इसको, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेशियो वगैरह यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, रेशियो से प्रश्न बनेगा मापन में, आप लोगों से मापन का जो रेशियो होता है उससे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके देखिए गुण के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत शोधकर्ता यानी आपको निदर्शन के चुनाव के ऊपर अधिक नियंत्रण होता है और प्रत्येक वर्ग की इकाई का प्रतिनिधि का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे वर्ग मैंने आपसे बताया ना, वर्ग क्या दो भागों में जो डिवाइड हो रहा था, है ना, समजातीय और विषमजातीय के बारे में, तो ये वर्ग है, तो उन वर्गों पर ये फोकस करता है। तो पहली बात यहाँ पे ये चीज़ याद आएगी आपको और ये समझ में भी आ गया होगा। और इकाइयों का संख्या का चुनाव होने पर प्रतिनिधि का निर्माण भी हो जाता है। तो जब आपने इसका वर्ग बना लिया है तो उन वर्गों में से किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो, तो वहाँ से आपने सिंपल का चुनाव कर लेते हैं। ठीक, ऐसी चीज़ें मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी इकाई का त्याग कर दूसरी इकाई को चुनने की जो सुविधा रहती है वो भौगोलिक आधार पर वर्ग विभाजन को सरलता से किया जा सकता है। तो जैसे बॉय गर्ल्स मैंने बताया है, तो वो किस में मिल रहा था, होमोजीनियस में मिल रहा था, तो ये चीज़ें आप इजीली कर लेंगे इसमें। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। समाज के विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के मानने वाले लोग रहते हैं इसमें, और जहाँ वर्गीय निदर्शन के प्रणाली के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तियों का प्रतिनिधि संभव हो जाता है। तो मैंने बताया ना, एससी एसटी ओबीसी इत्यादि धर्म वगैरह सब कुछ जो होता है इन्वॉल्व इसमें है, सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व की जाती है, तो वह एक प्रकार से अस्तरीकृत निदर्शन के रूप में देखा जाता है ये भी। ठीक है, तो सिंपल है ये, आप इतनी बात यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का चुनाव होता है, लेकिन मैंने आप लोगों से जो सिंपल बोला था उसमें बोला था प्रत्येक इकाई का जो चुनाव होता है उसमें इकाई बोला था, इसमें वर्ग बोल रहा हूँ। और वर्ग आप जैसे छात्र छात्रा कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर मान लीजिए होम्योपैथिक का एक मान लीजिए मेडिकल्स है उसमें चला जाऊँ, आर्योपैथिक में चला जाऊँ, एलोपैथिक में चला जाऊँ, इस तरीके का उन्होंने कैटेगरीज बना दिए है ना डॉक्टरों की, उसके आधार पे इन्होंने किया इन चीज़ों पर। लेकिन इस तरीके कैटेगरीज बनाने में बेसिकली भेदभाव तो हो जाता है, बट ऐसी कंडीशन पर इसमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, वर्गीय में इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसमें भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थित, एक मिनट ऊपर चला गया फिर, ये देखिए व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है, ये भी सिंपल है, सरल है। ठीक है, व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है? बोलिए, अगर किसी को पता है तो व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है, बोलिए। देखो व्यवस्थित प्रतिदर्श में मैं बताता हूँ, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं जा रही क्या आप लोगों को? नहीं जा रही तो आप लोग मुझे बता सकते हो भाई, है ना। देखो व्यवस्थित प्रतिदर्श में आपको ये ध्यान रखना है कि जब
जब ये सैंपलिंग को, इस प्रतिचयन को, नमूने को अधिक सम विस्तार उपलब्ध कराता है, तो ऐसे में यथार्थता की ओर कौन सा सैंपलिंग ले जाता है? यथार्थ चीज़ों को वो लेके जाता है व्यवस्थित प्रतिदर्श। तो व्यवस्था के आधार पर जनसंख्या की इकाई की सूची बनाई जाती है इसमें। तो ये एक वर्णक्रमानुसार हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैं कहूँ कि मकान की संख्या के अनुसार भी हो सकता है, कितने मकान है उसके अनुसार भी हो सकता है, ठीक है। उसके आधार पर भी ये सैंपलिंग होती है। यहाँ पर इकाई की संख्या का पता लगाया जाता है, इकाई की संख्या का पता लगाया जाता है व्यवस्था में, कि उस इकाई में कितने लोग हैं। तो व्यवस्थित करने के जो प्रतिदर्श होता है ये इसी में देखने को मिलता है, सिंपल रैंडम में, ठीक है, या जो आपका प्रोबेबिलिटी रैंडम है उसी में देखने को मिलता है। तो व्यवस्था या व्यवसाय प्रतिचयन का एक प्रमुख कमी भी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से समाकलित गुणज, तो समाकलित गुणज जो होता है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें साधारण गणना इन्वॉल्व होती है, ये कम महंगा होता है, ये कम महंगा होता है। ये जब नमूने या सैंपल का जब आप कोई एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज का अलग अलग निकालना पड़ता है। तो अलग अलग जब एवरेज निकालते हैं तो इसको किया जाता है। तो व्यवस्थित उन्हीं के आधार पर उनको व्यवस्थित करेंगे, एवरेज के आधार पर, ठीक है, उन्हीं के आधार पर आप इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो ये आपका मैं बताऊं तो ऐसे मामलों में इस सैंपल का संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये कुछ लोगों को करता है, क्योंकि उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर संपूर्ण को करेगा तो फिर नहीं कर पाएगा ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। तो संपूर्ण का नहीं करता है, कुछ लोगों पर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग इसे भी। तो ये व्यवस्थित है और ये सरल और आसान होता है। प्रतिदर्श के इस रूप में अगर मैं बात करूँ तो अंतराल प्रतिदर्श भी इसे कहा जाता है, अंतराल प्रतिदर्श भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित व्यक्तियों की सूची को नियमित अंतराल के बाद सदस्यों को चुना जाता है, सदस्यों को चुना जाता है। तो यह एक प्रकार का आपका व्यवस्थित प्रतिदर्श कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे देखे रहिएगा, ठीक है। ये भी इजी है और सरल भी है, व्यवस्थित में सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, बस सिंपल लैंग्वेज में उसकी भाषा के आधार पर ही समझ सकते थे आप। अब देखिए बहुस्तरीय की बात करूँ या बहुचरणीय की बात करूँ, बात दोनों एक है। यहाँ पर इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है और यह निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत इकाइयों का चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो अनेक स्तर से होकर गुजरती है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था या स्तर को प्रतिदर्श दैव निदर्शन प्रणाली के द्वारा भी ये हो सकता है ऐसे कंडीशन पर। तो इसलिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस निदर्शन में इकाइयों का चयन अनेक स्तरों से किया जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर, इसीलिए इसे बहुचरणीय भी बोला गया है, बहुस्तरीय निदर्शन भी बोला गया है। तो बहुस्तरीय और बहुचरणीय अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक है। तो यह निदर्शन इकाइयों का चुनाव कई बार करता है, इसीलिए इस स्तर का प्रयोग में लाया जाता है, इस स्तरों का प्रयोग में लाया जाता है। इस निदर्शन की अगर मैं बात करूं सैंपलिंग की, तो ये कुछ मिलता जुलता है किससे, गुच्छ निदर्शन से, जिसको आप बोलते हो क्लस्टर या क्षेत्र या एरिया निदर्शन बोलते हो। तो कुछ उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अगर आप प्रयोग करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं कहूँ संपूर्ण अध्ययन के क्षेत्र में कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट लिया जाता, या ये क्षेत्र समान क्षेत्र होते हैं जिसमें क्षेत्रवासियों में अधिकतम समानता का प्रयास होता है, इसका यूज़ किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का बात, यहाँ पे क्षेत्र की बात हो रही है, वर्ग नहीं हो रहा है, ना ही किसी इकाई की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कुछ ग्राम में सैंपल रैंडम का प्रणाली का भी आधार जो होता है चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सैंपल रैंडम लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो जो चयनित प्रत्येक ग्राम है उसके कुछ घरों और समूह को देखो, जब मैंने कहा कि कोई ग्राम को अगर आपने चुनाव किया है तो वहाँ पे गुच्छ आ जाता है, तो इसीलिए इसको क्लस्टर भी बोला जाता है ना। तो निदर्शन प्रणाली के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। अंतिम चरण में इन घरों में समूह में कुछ परिवारों को जो सरल, अच्छा यहाँ पे जहाँ पे दय लिखा हुआ है इसका मतलब सरल है, सरल रैंडम है ना। तो जो सिंपल रैंडम प्रणाली है उसका चुनाव का अध्ययन जो है इसके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, बहुस्तरीय हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक लास्ट है इसी पार्ट का, ये है गुच्छ।
गुच्छ का मतलब आप ये समझ जाइए कि व्यक्ति किसी न किसी समूह में रहता होगा। जैसे ग्राम, नगर, मोहल्ला आदि समूहों को हम बोलते हैं गुच्छ, ठीक है, क्लस्टर। और समग्र के विभाजित समूहों को प्रारंभिक इकाई का जब चुनाव करेंगे तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे गुच्छ निदर्शन। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्यक्ति किसी न किसी समूह में रहता है, चाहे वो नगर हो सकता है या ग्राम या मोहल्ला, इन समूहों को हम बोलते हैं गुच्छ। और जब हम समग्र की एक विभाजन समूह की बात करते हैं तो प्रारंभिक इकाई के चुनाव की प्रक्रिया में हमें गुच्छ निदर्शन का प्रयोग में लाया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं यह एक प्रकार का क्लस्टर निदर्शन है या क्लस्टर सैंपलिंग। बस इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके गुण भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्वालिटी के आधार पर आप समझ जाएंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पे जो यह निदर्शन होता है उस समय लाभदायक होता है जबकि इकाई तक पहुँचने का व्यय अधिक, इकाई के अध्ययन में व्यय कम हो। मतलब व्यय का मतलब होता है खर्च अधिक एवं इकाई के रूप में अध्ययन का खर्च जो है वो कम हो, ठीक है, ये चीज़ है। जबकि इकाई तक पहुंचने के लिए व्यय अधिक हो सकता है और इकाई के अध्ययन के लिए व्यय कम हो सकता है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है गुच्छ निदर्शन में। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर बड़ी संख्या में समग्र का अध्ययन किया जाता है और इस निदर्शन में लोच का गुण पाया जाता है। लोच मतलब लोचशीलता होता है, इसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। एक बार प्रतिदर्श या चयनित प्रतिदर्श को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मतलब केवल एक ही बार इसको क्या किया जा सकता है, स्थापित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखनी है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। गुच्छ क्या है, स्तरीकरण क्या है, ठीक है, क्षेत्रीय, अच्छा वही क्षेत्रीय से रिलेटेड मतलब एरिया से है, ठीक है, और बहुक्रमिक के रूप में और सरलदायी के रूप में क्या है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना। और एक व्यवस्थित था, ठीक है, मैंने 5 टाइप के आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में। नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में अब यहाँ से देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो सबसे पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में एक मिनट, मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको 3 ही मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे पाए जाते हैं, 3 ही नहीं होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखिए पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी में एक जो सैंपलिंग पाया जाता है वो कोटा पाया जाता है। कोटा को ही बोला जाता है, यथांश न्यायादर्श भी बोला जाता है। इसी को अगर मैं बात करूँ कोटा को ही लेकर, तो जो कोटा न्यायादर्श है इसमें ये जो जनसंख्या है 1000 के जो लोग हैं, इसकी जनसंख्या को विषम भागों में डिवाइड किया गया है, विषम जनसंख्या में डिवाइड किया गया है 1000। हो सकता है भाई कि कुछ लोग जो होंगे वो एलियोपैथिक से रिलेटेड होंगे, कुछ लोग होम्योपैथिक से रिलेटेड होंगे, कुछ लोग आयुर्वेदिक से रिलेटेड होंगे। ये आपने जो डिफाइन किया है, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं आप लोग डिफाइन कर रहे हैं एक प्रकार से कोटा न्यायाधीश को, ठीक है। तो इनकी जो जनसंख्या वो विषम जनसंख्या है, क्योंकि अलग अलग आपने कर दिया है। और ये बेसिकली पक्षपात होता है, ये पक्षपात पर आधारित होता है। ये गुण और विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। मतलब उसके गुण थे भाई, एलियोपैथिक का उसका गुण था भाई, होम्योपैथिक का उसका गुण था, उसकी विशेषताएं थी, आयुर्वेदिक। तो अपने गुणों और आधार पर आपने जब डिवाइड कर दिया तो वो आपका कोटा हो जाता है, ठीक है। यथा अंश, या आप इसे यथांश न्यायाधीश भी कहते हैं इसे। और ये पक्षपात हो सकता है। यह वर्ग और स्तर पर बांटा जाता है, ये वर्ग और स्तरों पर बांटा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्तर के लेवल पर, तो आपने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च ये लेवल बना दिया, इसके स्तर के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो प्राथमिक लेवल पर वही 100 बच्चे, और माध्यमिक पर 100, और उसके बाद आपने बात कर दिया उच्च पर भी 100। तो कुल मिला जुला कर आपने 300 लोगों पर शोध किया है, ठीक है। तो ये निकल के आया है, आपने जो रिसर्च कर रहे हो, आप ये शोध कर रहे हो 300 लोगों पर। तो ये एक प्रकार का कोटा होता है, ठीक है। ये कोटा न्यायाधीश होता है, पक्षपात होता है, गुण और विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कोटा को। दूसरी बात ध्यान रखिए यहाँ पर, और एक्सीडेंटल अगर मैं बात करूँ सैंपलिंग को लेकर, ठीक है। तो एक्सीडेंटल जो सैंपलिंग होता है, इसमें बिना किसी योजना के चयन किया जाता है, बिना किसी प्लानिंग से ही उसे चयन कर लिया जाता है।
और यह आसानी से कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, आसानी से। तो यह एक प्रकार से आकस्मिक नाम, आप लोग कॉपी पर भी लिखते रहिएगा जितने न्यायाधीश आप लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कोटा बता दिया, तो आप दूसरा भी लिख सकते हो कॉपी पर, आकस्मिक। ठीक है, तो आकस्मिक का मतलब होता है एक्सीडेंटल। एक प्रकार से आप उसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने आकस्मिक जो चीज़ें लिया है, जो इमिडिएटली लिया है, वो प्रतिदर्श आकस्मिक होता है। और बेसिकली इसमें अगर एग्जांपल टीवी जो रिपोर्टर होते हैं, जैसे कहीं पर भी अगर कोई मिल जाता है तुरंत उससे पूछताछ करना शुरुआत कर देते हैं, तो वो किसका पार्ट माना जाता है बताइए जरा? आकस्मिक में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलिए बोलिए भाई, हाँ या नहीं? बोलिए हाँ। तो आप लोगों को यही चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आकस्मिक क्या? मान लीजिए एक प्रश्न है कि एक शोधकर्ता जब बिना किसी योजना का चयन शोध प्रक्रिया में न्यायाधीश चुनता है, वो कौन सा न्यायाधीश कहलाएगा? कोटा कहलाएगा, स्नोबॉल कहलाएगा, स्वउद्देश्य कहलाएगा, आकस्मिक कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए जरा, बोलिए बताइए भाई। मैंने कहा कि एक शोधकर्ता, हाँ, बिना किसी, देखो यहाँ पर मैंने बताया ना आप लोगों को, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया जाए, आपसे प्रश्न मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है कि शोधकर्ता जब बिना किसी योजना या किसी प्लानिंग का कोई चयन करने की शोध प्रक्रिया स्टार्ट करता है, तो वो किसके तहत आता है? तो ध्यान रखिएगा, वो आता है आकस्मिक के अंतर्गत। ठीक है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आकस्मिक के अंतर्गत आता है। तो ये आकस्मिक है, मतलब इमिडिएटली चुनाव करने की बात करता है आकस्मिक। ठीक है ना? और मैं आशा भी कर रहा हूँ कि आप लोग शायद इसे समझ भी गए होंगे शायद, है ना? चलिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और ये आकस्मिक न्यायाधीश आपका हो गया हनी, ओके। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया आकस्मिक को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। तो अब आप आगे देखिए, और दूसरा अगर आपको बात करूँ एक और, इसकी अगर विशेषता वगैरह जाननी है तो आप ये इस तरीके से समझिए इसकी विशेषता क्या होती है। यह लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए यहाँ पर, मतलब आप उसी से लेंगे ऑटोमेटिक या अचानक, किससे लेंगे? जो लक्ष्य आपने लिया है उस जनसंख्या का सदस्य है कि नहीं है, उसी से लेंगे, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं लेंगे आप। और उसकी स्वयं की मनमर्जी होनी चाहिए आपको डेटा देने के लिए भी। वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बीमार है आप उसी जाके डेटा लेना शुरू कर दिया। वह आसानी से उपलब्ध हो सके, उसके चयन में योजना निर्मित होनी चाहिए, उसकी चयन में योजना जो होगी वो निर्मित होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इसे ध्यान भी रखना होगा। ठीक है ना? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को, एक और सैंपल, वह है उद्देश्यपूर्ण। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के बारे में। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? बताइए जरा, अगर किसी को अगर पता है तो। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन बोलिए, अगर किसी को पता है तो भाई। उद्देश्यपूर्ण अगर पता है तो बोलिए भाई। अच्छा, और कोई? चलो चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनिए। उद्देश्यपूर्ण का मतलब शब्दों से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि पर्पस से होता है कोई। जब आप यानी शोधकर्ता कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए शोध करता है तो वह एक उद्देश्यपूर्ण होता है ना? मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी एरिया, मान लीजिए मैंने अगर उद्देश्यपूर्ण में मैंने दिल्ली को ले लिया, है ना? अब दिल्ली एक क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये प्रभावित है, ये एक विशिष्ट क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्रभावित किससे है? मान लीजिए कोई एक क्षेत्र होगा, दिल्ली इतनी बड़ी है भाई, और प्रभावित वाला क्षेत्र अगर मान लीजिए यहाँ पर इंद्रलोक को, अब ये प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आया था, यहाँ के लोग प्रभावित है, तो ये सीमित क्षेत्र हो जाएगा। और इसी सीमित क्षेत्र में हम पूर्ण प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसी सीमित क्षेत्र को हम क्या करते हैं? पूर्ण प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बोलिए बताइए भाई, नहीं समझ में आया पूछ लीजिए ना।
चलो ठीक है, आपको अगर आ रहा तो फिर अच्छी बात है। देखो यहाँ पे जो सीमित क्षेत्र हुआ, इस ये क्षेत्र जो है प्रभावित है, इस क्षेत्र को हमने क्या किया, इस पे भाई हमने रिसर्च किया, ठीक है, और हमने यहाँ से मैसेज कर, ओके अब देखो यहाँ पर कोई है, अच्छा हनी आ रही है भाई, मैंने अभी ऐड तो किया था इसे, और कौन है, चलो ठीक है। तो यह एक प्रकार से आपका जहाँ सीमित क्षेत्र की बात होगी, अच्छा, तो वह आपका विशिष्ट क्षेत्र होगा, पूर्ण प्रतिनिधित्व की बात होगी। तो ऐसे में हमने क्या किया, अपने मनमर्जी से वहाँ के लोगों का हमने चुनाव कर दिया। अब मान लीजिए इसमें प्रभावित जितने लोग क्षेत्र होंगे, तो हमने मान लीजिए 25 या 25 इस तरीके का हमने 25-25 लोगों का क्या कर लिया भाई, एक तरीके से लोगों पर शोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कुल टोटल मिला जुला के जैसा भी हो, चाहे 100 हो सकता है, 125 हो सकता है। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार, जाइए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर जो है लोगों पर शोध किया, और 100 लोग थे, उन लोगों पर शोध किया, और ये इंदर लोक का एरिया है, ठीक है। तो अपने क्षेत्र में हमने क्या किया भाई कि इन 25-25 लोगों में एक एक व्यक्ति को हमने लीडरशिप की भी भूमिका दे दी है, इनमें से एक एक को हमने लीडरशिप की भी भूमिका दे दी है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए शोध किया जाता है, और ये उद्देश्य था आपका कि ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका प्रभावित है, इसलिए मैंने आपको ये क्षेत्र को दिया। इसी विशिष्ट या सीमित क्षेत्र को ही बोला जाता है पूर्ण प्रतिनिधित्व। पूर्ण प्रतिनिधित्व, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो किसको बोला जाता है, इसी को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर एक प्रश्न बताऊं कि मान लीजिए किस प्रकार के प्रतिदर्श में, किस प्रकार के सैंपल में शोध के न्यायादर्श इकाई को पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में करता है, तो ऐसे प्रश्न बनेगा, किस सैंपल में शोधकर्ता सैंपलिंग के इकाई को पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में मानता है, बताइए जरा, बोलिए। उद्देश्यपूर्ण, हाँ, विशेष उद्देश्य न्यायादर्श कहेंगे उसे, ऑप्शन में रहेगा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ये रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई सीमित क्षेत्र है, उन सीमित क्षेत्रों पर शोध कार्य के लिए कोई शोधकर्ता किसी सैंपल का चुनाव करता है, तो निम्न में से किस पर चुनाव करेगा, कि विशिष्ट क्षेत्र को, कि प्रभावित क्षेत्र को, कि विशेष उद्देश्य न्यायादर्श को, कि सभी को। ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे कि सीमित क्षेत्रों पर शोध कार्य के लिए कोई शोधकर्ता किस न्यायादर्श का चुनाव करेगा, सीमित क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन आपके पास है विशिष्ट क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र और विशिष्ट उद्देश्य न्यायादर्श। ऑप्शन डी सभी। क्या होना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे भाई। सीमित क्षेत्र उद्देश्य पूर्ण ही होता है, विशिष्ट क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं, और प्रभावित क्षेत्र है इसीलिए हमने उसको चुनाव किया है, तो सभी इसका सही जवाब होगा, सभी इसका चुनाव जो होगा सही जवाब होगा। अब आप मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए भाई, नहीं समझ में आई तो भी बताइए, बोलिए। आ रही फिर ठीक है, अच्छी बात है। एक और बात सुनिए यहाँ पर ध्यान से। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे कभी एग्जाम में ये प्रश्न बने कि कोई शोधकर्ता जब बाढ़ हो, भूकंप हो इत्यादि विषयों पर विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध कार्य करता है, तो कौन सा न्यायादर्श होता है, कोटा होगा, स्वउद्देश्य होगा, स्नोबॉल होगा, कि संतृप्त होगा, बताइए। ऐसे प्रश्न यहां से बनेंगे उद्देश्य से। बोलिए। कोई शोधकर्ता जब बाढ़, भूकंप इत्यादि विषयों पर विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध कार्य करता है, तो वह कौन सा न्यायादर्श होगा, उद्देश्य वाला, हाँ उद्देश्यपूर्ण वाला, ठीक है, वेरी गुड।
तो ये आपका उद्देश्यपूर्ण का एक प्रकार से ये आपका कहलाएगा गैर संभावना, या आपको कहो नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सभी के सभी उसी का सिद्धांत माने जाएंगे। ठीक है। एक होता है कोटा, एक होता है, सॉरी कोटा मैंने बता दिया ना, स्नोबॉल, एक होता है स्नोबॉल, एक होता है स्नोबॉल। स्नोबॉल प्रतिचन क्या कैसे करते हैं हम लोग? स्नोबॉल के बारे में आप जानते होंगे, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमगेद, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नोबॉल को हिमगेद बोलते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और आप इसको, मैंने अभी लास्ट में इससे प्रश्न भी बनाया गया था और मैंने आप लोगों से बताया भी था स्नोबॉल के बारे में कि एक एडमिन होता है ना, एक एडमिन होता है उसमें, और वो जो एडमिन होता है ये रिसर्च करता है। अब ध्यान रखना आप लोग इसमें कि जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक ये व्यक्ति को जोड़ता रहता है स्नोबॉल। पहले से जनसंख्या निश्चित नहीं होती है, हमें कितनी जनसंख्या पे करना है, पहले से निर्धारित नहीं की जाती है कि कितनी जनसंख्या पर कार्य किया जाएगा। स्नोबॉल आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली बनाकर या क्रियाविधि की जाती है, प्रश्नावली एक बनाकर एक क्रिया विधि की जाती है स्नोबॉल। तो ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि एक एडमिन है, एडमिन ने एक फॉर्म या प्रश्नावली बनाया और ये दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये दोनों इसके लिए एक प्रकार से कनेक्टेड है। यहाँ पर एडमिन, एडमिन का मतलब होता है सोशल वर्कर, रिसर्चर, और यहाँ पर जो सेवार्थी है, जो व्यक्ति जो आपका रिसर्च कर रहा है, जरूरी ये नहीं कि सोशल वर्कर भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति इससे कनेक्ट हो, और इस व्यक्ति को बोला गया कि यह व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट है और ये औपचारिक संबंध के रूप से कनेक्ट है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति से प्लस में आपसे शोधकर्ता से जो स्नोबॉल में कनेक्ट है वो किस प्रकार से कनेक्ट है, औपचारिक के रूप से, अनौपचारिक रूप से कि और निरौपचारिक रूप से? तो औपचारिक रूप से कनेक्ट है, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसको, इन लोगों ने इस समुदाय से क्या लिया? डेटा लिया, और डेटा लेने के बाद इन लोगों ने अपने ही दो, यहाँ से इस समुदाय से ही दो लोगों को और चुन लिया, उन दो लोगों को फॉर्म दिया, प्रश्न दिया, और इन लोगों ने दूसरे समुदाय में गए और वहाँ से भी इन लोगों ने निकाला भाई कुछ डेटा। इस तरीके से जो है चयन बनता चला जा रहा है, और ये जो व्यक्ति है लास्ट का, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को नहीं जानता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर इसके साथ है। और या आप इसे ये भी कह सकते हो कि अनौपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, अनौपचारिक रूप से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अनौपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम जो करते हैं ये स्नोबॉल का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, श्रृंखलाबद्ध या एक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जब जाता है, ये इसी में जोड़ा जाता है, एक से अधिक व्यक्ति को। एडमिन इसमें छुपा होता है, इसीलिए इसे एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो छिपा न्यायाधीश भी कह सकते हो, या गुप्त न्यायाधीश भी इसका नाम आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें एडमिन छिपा होता है, रिसर्चर इसमें छिपा होता है स्नोबॉल में। ठीक है ना। अब मान लीजिए प्रश्न बने आप लोगों से कि एक शोधकर्ता जब पहले से जनसंख्या निश्चितकरण नहीं होता है उसमें, तो वह कौन सा न्यायाधीश होता है जिसमें कोई पहले से जनसंख्या जो है निश्चितकरण नहीं है, निश्चित नहीं है? तो बताइए जरा, स्नोबॉल होगा कि नहीं होगा? यस, जनसंख्या निर्धारित नहीं है। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। एक प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि एक शोधकर्ता जब अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करता है तो वह कौन सा न्यायाधीश होगा? अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। अब ये इसके लिए अनौपचारिक है ना, ये अनौपचारिक है भाई। देखो ये अनौपचारिक है, तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है ये कि शोधकर्ता, ये रिसर्चर है, और ये अनौपचारिक तरीके से संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, डेटा ले रहा है, तो किस रूप या किस सैंपल में देखने को हमें मिल रहा है ये? तो ये सैंपल जो है आपका स्नोबॉल हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, मान लीजिए ऐसे प्रश्न बनेगा कि जब कभी भी शोधकर्ता छिपी या गुप्त जनसंख्या पर शोध कार्य करता है तो वह कौन सा न्यायाधीश होगा? छिपा हुआ या गुप्त हो, तो कौन सी जनसंख्या पर शोध कार्य कर रहा है, तो भी वो आपका क्या कहलाएगा? बताइए, स्नोबॉल ही कहलाएगा, स्नोबॉल ही कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सभी चीज़ें देखो, अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, ये सभी के सभी ऑफिसर्स लोग हैं भाई, है ना,
ये लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना, ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, ठीक है। कार्य कर रहे जो लोग हैं उससे ये फायदा जो होता है वो बॉस को होता है, लेकिन बॉस यहाँ पर कनेक्ट नहीं है उससे, ठीक है। ये व्यक्ति जो है इससे कनेक्ट नहीं है, फायदा किसको मिल रहा है, एडमिन को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। स्नोबॉल से थोड़ा सा रिलेट करता है क्लस्टर, क्योंकि वो क्लस्टर जो होता है वो बेसिकली समूह में होता है, और ये भी अब यहाँ पर देखिए ये समूह में नहीं है, आप ऐसा ये समूह में नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति तो इसको जान ही नहीं रहा ना। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इसको नहीं जान रहा है, अगर जानता तो समूह में होता, जानता ही नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो गया थोड़ा सा। लेकिन जो क्लस्टर था वो समूह में होता है, वो परिवार के चुनाव में 5 से 6 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये समूह में पाया नहीं जाता, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ये बात, बताइए जरा स्नोबॉल। अब आप देखिए स्नोबॉल क्लियर हो गया। तो ये स्नोबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से प्रश्न जो है पूछे गए हैं स्नोबॉल से, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी से संबंधित प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 का, जब मैं प्रश्न पत्र करवाऊँगा तब जून 2019 का, उसमें ज़रूर आप लोगों को मिलेगा, स्नोबॉल से मिलेगा या तो आप लोगों को कोटा से मिलेगा ज़रूर प्रश्न, है ना। तो स्नोबॉल तो आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है, और ये व्यक्ति जो डेटा के लिए कुछ और व्यक्तियों का नाम सुझाते हैं या देते हैं, जिसमें जानकारी प्राप्त की जाती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। जब हमें वांछनीय कोई या सकारात्मक कोई सैंपल मिल जाता है तो हम उसे रोक सकते हैं, अन्यथा जब तक हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक हम इसी को करते रहते हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल ये होता है। अच्छा, ये स्नोबॉल हो गया। अब आपका एक होता है सुविधानुसार। सुविधानुसार का नाम सुना होगा, है ना। सुविधानुसार को बोला जाता है स्वकार्य भी बोला जाता है, स्वकार्य भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को ही स्वकार्य भी प्रतिदर्श बोला जाता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये होता क्या है, देखिए, ये आपने जैसे आप किसी ऐसे विद्यालय या ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया है जहां आपका परिचय है, तो वह सुविधा के अनुसार हो रहा है आपके। आप ऐसे स्थान का चुनाव कर रहे हैं जहां स्वयं आपके लिए सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सुविधा के अनुसार या स्वकार्य के अनुसार हो रहा है। ऐसा न्यायाधीश जो शोधकर्ता अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र व सुविधा को ध्यान में रखता है वह कहलाता है सुविधानुसार। इस सुविधानुसार या स्वकार्य न्यायाधीश में शोधकर्ता को हर प्रकार के, हर तरीके के कार्य के लिए आसानी होती है, सुविधा या सुविधाएं होती है इसमें मिलती हैं उसको, कि उस व्यक्ति को आसानी से वो चुन सके। अब हो सकता है वो अपने संबंधी या सगे संबंधी को चुनाव कर ले, या अपने जानकार या परिचय लोगों को चुनाव कर ले, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है ना। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका, ये आपका पक्षपात हो जाएगा, ठीक है। तो शोधकर्ता, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर शोधकर्ता को इंग्लिश नहीं आती है, उसको भाषा आती है मराठी की या हिंदी आती है, तो वो बच्चे भी वही चुनेगा, चाहे हिंदी वाले बच्चे को चुने या चाहे मराठी वाले बच्चे को चुने, इंग्लिश वाले बच्चे को चुनेगा ही नहीं। तो बताइए यहाँ पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो यह एक प्रकार का सुविधा के अनुसार कर रहा है अपने, क्योंकि इस शोधकर्ता को भाई मराठी ही आती है। तो एक मराठी शोधकर्ता किसी शोध कार्य करते समय ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है जो मराठी विषय के बारे में जानकार होता है। तो उसके लिए कौन सा प्रतिदर्श होना चाहिए, स्वउद्देश्य होना चाहिए, कोटा होना चाहिए, कि वर्गीकृत होना चाहिए, कि स्वकार्य होना चाहिए, बताइए कौन सा प्रतिदर्श होना चाहिए, बोलिए भाई। जहाँ पे सुविधा के अनुसार होगा तो सुविधा अनुसार ही होगा, स्वकार्य कहलाएगा, ठीक है। यह आपका वो कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता है जजमेंटल। जजमेंटल को बोलते हैं निर्णायक प्रतिदर्श, और इसमें शोधकर्ता जी सुविधा अनुसार ही बोलेंगे उसको, स्वकार्य को ही हाँ कन्वीनियंस ही कहेंगे, सुविधा अनुसार ही कहेंगे स्वकार्य को, है ना, कन्वीनियंस ही बोलेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा, अपने सुविधा के अनुसार किया है ना। अब हम बात करते हैं एक और वो है निर्णायक। निर्णायक का मतलब होता है जजमेंटल, है ना, जजमेंटल होता है। अच्छा, जजमेंटल होता कैसे भाई, ध्यान सुनिएगा जरा मेरी बात को। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आप सबसे, तो इसमें शोधकर्ता पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित कर लेता है, मन में कोई पहले से धारणा बना लेता है और निर्णायक न्यायाधीश में पक्षपात यहाँ पर कर देता है। जैसे अगर धारणा ये बना ले कि भैया मुझे लड़के के साथ सैंपलिंग कर या कोई कार्य करना है, तो ये धारणा बना ले लड़के के साथ करना है। अगर वो लड़की के साथ मन बना लिया तो लड़की के साथ वो करेगा। तो एक प्रकार से ऐसी भी सैंपलिंग में एक प्रकार से इसको बोला जाता है जजमेंटल भी। या पहले से जो धारणा बना ले अगर लड़का कि भाई लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं मैथ के सब्जेक्ट में या साइंस के सब्जेक्ट में, तो ये पहले से धारणा बना लिया है, तो यह एक प्रकार का निर्णायक या जजमेंटल इसको सैंपलिंग बोलते हैं। या लड़कियां या महिलाएं हो, उन्होंने पहले से मन बना लिया हो कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं होम साइंस में, इत्यादि सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जो कोई निर्णायक या कोई पहले से निर्धारित कर ले, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा जजमेंटल कहलाएगा, निर्णायक प्रतिदर्श कहलाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जब शोधकर्ता किसी शोध में पहले से निर्धारित पक्षों को रखता है, तो वो बताइए कौन सा न्यायाधीश कहलाएगा, निर्णायक। पहले से कोई निर्धारित पक्ष रख रहा है तो निर्णायक होगा कि उद्देश्यपूर्ण होगा कि सुविधा अनुसार होगा कि हिमगेद होगा, निर्णायक होगा। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर, निर्णायक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पहले से पूर्व निर्धारित कर लेता है। एक शोधकर्ता अपने स्वयं के अनुभव और स्वयं के निर्णयों के आधार पर, जब शोध कार्य करता अपने स्वयं के अनुभव पर और स्वयं के निर्णय पर, तो भी वो क्या कहलाएगा, निर्णायक ही कहलाएगा। स्वयं के अनुभव स्वयं के निर्णय की जब कभी बात हो, तो तुरंत आप लोग ऑप्शन में एक देखना लिखा मिलेगा आपको, निर्णायक प्रतिदर्श। यहाँ मैं आपको बताऊँ, दो प्रतिदर्श इंपॉर्टेंट है, एक आपका कोटा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका स्नोबॉल इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, कोटा को और दूसरे को स्नोबॉल को, जो कि यूजीसी में यहाँ से प्रश्न ये जरूर पूछे जाएंगे, कोटा को लेकर और स्नोबॉल को लेकर। बाकी इनको आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन में जरूर मिलते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो आप एलिमेंट कर सकते हो समझकर ऑप्शनों से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझना यहाँ पर, ठीक है। तो शोध करने से पहले कोई धारणा बना ले, पहले से कोई पूर्वाग्रह आ जाए, तो वह एक प्रकार से पक्षपात निर्धारित हो जाता है, तो यह निर्णायक प्रतिदर्श होता है। यही कारण है कि स्वयं के अनुभव और स्वयं के निर्णय के आधार पर जब शोध कार्य किया जाता है, शोधकर्ता करता है, तो उस दौरान इसको निर्णायक प्रतिदर्श का रूप दिया जाता है। तो ये था आप लोगों का सैंपलिंग का टॉपिक, हो गया समाप्त, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, मैं ये PDF है, इसमें मिल जाएगा कुछ चीज़ें, ठीक है। आप उसको पढ़ के अगर देना चाहते पढ़ दीजिए, वरना मैंने जो समझाया है उसी के आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी मिल जाएंगी, है ना, प्रतिदर्श में। एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग, मापन के बारे में। सरल है और मापन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। क्या स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है, मापन के स्तर बताइए एक बार ज़रा। तो एक ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मापन के स्तर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मापन होता क्या है, देखिए, मापन बेसिकली किसी वस्तु या उसकी गुण या विशेषताओं के बारे में, उसकी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी रख रहा है। तो मापन दो टाइप से होते हैं, या तो गुणात्मक रूप में ले या तो उसे मात्रात्मक रूप में ले। गुणात्मक रूप में लेगा तो वहाँ पे गुण और विशेषताओं को रखेगा, और मात्रात्मक रूप से रखेगा तो यहाँ पर गुण और विशेषताएं जो होती हैं मात्रात्मक में, गुण और विशेषताएं जो होती है वो अनुपस्थित होती है मापन में। और लेकिन अगर मैं बात करूं कि मात्रात्मक में, तो वहाँ पर गुण और विशेषताएं जो होती है इन्वॉल्व होती है, उस पर इन्वॉल्व होती है। तो स्टीवंस ने 1946 में, 1946 में, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टीवंस ने, ठीक है, मापन किया था, ठीक है। ये PDF शायद आप लोगों को मिल भी चुकी होगी, है ना। अब ये इसमें देख लीजिए आप लोग, तो इसने क्रम से, एग्जाम में प्रश्न जो बनता है वो क्रम से बनता है। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 टाइप से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न करेगा क्रम बताइए, दूसरा प्रश्न बनाएगा आपको अंतराल में या तो अनुपात स्तर पर। 2 स्तर ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके डीप में प्रश्न बनाने का तरीका 2 यहाँ से बस। तो 3 टाइप से प्रश्न बनेंगे। तो नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, तो ये चरण आपको याद रखना स्टीवंस का है। ये अगर याद है तो आपको क्रम में आसानी से लगा लेंगे।
अब हम एक एक करके जानते हैं कि नामित होता क्या है। ठीक है, एक एक करके देखिए। नामित अंतराल को ही नॉमिनल स्केल भी बोला जाता है, और इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि इसमें व्यक्तियों और उसके घटनाओं के किसी गुण और विशेषताओं के आधार पर कोई नाम हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई अंक हो सकता है। इस तरीके का जो संकेत प्रदान करता है वो नामित होता है। ठीक है, वह नामित होता है। तो गुणात्मक मापन में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्राप्त जो भी मान होते हैं, जो भी संकेत होते हैं, ऐसे में हम इसका यूज में लाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नॉमिनल लैटिन भाषा का यहाँ से यूज़ किया गया है, लैटिन भाषा का। ठीक है, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है केवल नाम से, तो इन्होंने नाम से लिया है। तो जैसे मान लीजिए ए से अगर अल्फ़ाबेट नाम आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बी से, सी से, डी से, ये जो अल्फ़ाबेट नाम आ रहे हैं ये नॉमिनल या नॉमित स्तर को देखा जाता है। तो यहाँ पे नाम के आधार पर मापन किया जा रहा है। तो जहाँ पे नाम हो जाएगा ए से, बी से, सी से, तो वह आपका नामित अंतराल हो जाएगा। बहुत ही सरल है ये, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर, है ना, इजी है। ठीक है, आगे हम बात एक और कर लेते हैं। नामित के बाद देखो क्रमिक आता है। क्रमिक का मतलब होता है, देखो, क्रम या रैंक को इंगित करने वाला मापन कहलाता है ये। अच्छा, आप जानते हैं क्रम और जैसे अगर मैंने बताया भी क्रम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें एक गुण को मात्रा के आकार पर आधारित होता है। तो इसका कारण है विभिन्न श्रेणियों पर उप समूहों का एक निश्चित होना। तो कोई नाम या प्रतीक प्रदान करता है। ठीक है, कोई नाम या प्रतीक जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो जैसे इस मापन में अगर मैं बात करूँ, वस्तु, घटनाएं, विशेषताएं, प्रतिक्रियाएं, इसके गुण के आधार पर एक क्रम के आधार पर रखा जाता है। तो चाहे वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, उसके आधार पर कर दो, या उसके रैंक या उसके नंबर या उसके अंक के आधार पर उसे निर्धारित कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़रा देखिएगा, जैसे सुंदरता का प्रतियोगिता होता है तो उसमें मिस इंडिया या मिस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्स होते हैं उसका चयन किया जाता है। तो छात्रों के अंक के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये क्रमिक का ही रूप माना जा रहा है। ठीक है, तो यह क्रमिक का ही रूप माना जा रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के, देखिए स्ट्रॉबेरी है, फिर वनीला है, फिर चॉकलेट है, मैंगो है, ये आइसक्रीम है। आपने जैसे चूज़ किया भाई सबसे अच्छा आपको ये लगता है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर। तो ये क्रम का आप जो दे रहे हैं, तो इस तरीके का कोई मापन होता है तो इसे हम बोलते हैं क्रमिक मापन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमिक मापन बोलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एक और अंतराल मापन के बारे में। और ये कौन सा स्केल होता है? अंतराल। अंतराल का मतलब आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो यह मापन गुण की मात्रा पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि इसमें प्रत्येक उप श्रेणी के अंतर का इसमें यूज किया जाता है, यानी अंतर को बताया जाता है। तो अंतराल होता है। तो जैसे शैक्षिक का, समाज का, मनोवैज्ञानिक का, इन सब का वेरिएबल्स के आधार पर इसको डिफाइन कर दिया जाता है कि यह एक अंतराल या एक अंतराल मापनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु, अगर कोई दो वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु को आपने 5 अंक दिए, दूसरे वस्तु को आपने 10 अंक दिए, तो 5 वाली वस्तु जो है 10 वाली वस्तु की दूरी पर कितनी होगी, तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर लिया है कि भाई उसका डबल है, उसका डबल है। तो यहाँ पर जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे दो वस्तुओं को 5 और 10 अंक दिए हैं, ठीक है, तो 5 वाली वस्तु को 10 वाली वस्तु की दूरी इतनी होगी कि जितनी 15 वाली और 20 वाली से है, ठीक है। तो आपने गैपिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे दूरियों के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दूरी भी एक प्रकार से बता रहा है, अंतराल भी बता रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो यह एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? अंतराल या अंतरित मापन कहलाएगा ये, ठीक है। यह आपका अंतराल या अंतरित मापन कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बताइए, एक बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बोलिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ जैसे हम अंतराल में ये भी कह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अंतराल में इसमें दूरी की बात होती है, इसमें दुगना वगैरह की बात नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपसे कोई बताऊं नंबर के आधार पे उसकी दूरी कितनी है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 5 का मैंने एक वो बना रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं समान दूरी आ रही है ना, समान दूरी आ रही है। तो ये जो समान दूरी आ रही है ना,
तो इस समान दूरी को ही हम कहते हैं भाई अंतराल में मापा गया है इसको, ठीक है, क्योंकि 5-5 की जो दूरी है, ठीक है, समान दूरी। तो आंकड़ों की दूरी जो होनी चाहिए बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है इसमें। और जैसे ये जो जीरो मैंने लिखा है, यह जीरो जो है आपका जानते हो क्या कहलाता है, बताइए, किसी को पता है ये जीरो क्या कहलाता है? अंतराल मापनी में यह जीरो क्या कहलाएगा? यह यथेष्ट जीरो कहलाएगा। तो यथेष्ट शून्य कहाँ पर पाया जाता है, कौन से मापनी में पाया जाता है? यथेष्ट शून्य। तो यथेष्ट शून्य जो है आपका अंतराल मापनी में आएगा। तो ये यथेष्ट है, ठीक है, यथेष्ट है, यानी अप्रोक्सीमेट आप इसे कह सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मापनी का कोई परिशुद्ध बिंदु जीरो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई परिशुद्ध का मतलब हुआ कि एक प्रकार से कोई डिफाइन नहीं किया गया, ये ऑटोमेटिक वो चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और यही कारण है उस जीरो को क्या नाम दिया गया है? यथेष्ट शून्य नाम दिया गया। तो यथेष्ट शून्य कहाँ पाया जाता है? तो वो आपको ध्यान रखना है, कौन से मापनी में पाया जाता है? अंतराल मापनी में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक वास्तविक शून्य का होना आवश्यक होता है। तो वास्तविक शून्य इसमें नहीं पाया जाता। वास्तविक शून्य का अर्थ, वास्तविक शून्य जो होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात यह वास्तविक शून्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। तो वास्तविक शून्य के बारे में यहाँ पे नहीं, वास्तविक शून्य जो पाया जाता है वो आपका उसमें पाया जाता है, अनुपात में पाया जाता है। तो देखिए जरा अनुपात के बारे में भी समझ लीजिए, अनुपात मापनी क्या होती है, ये भी क्लियर हो जाएगा आपकी। अनुपात मापनी में अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे अच्छे की बात की जा रही है, ठीक है। अनुपात मतलब रेशियो इसमें दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अच्छा ये सभी के सभी निर्धारण मापनियाँ हैं, निर्धारित करने वाली, ठीक है, निर्धारण मापनियाँ हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए राम ने 60 अंक लिए और श्याम ने 30 अंक लिए, तो आप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये रेशियो बना रहे हैं कि रेशियो भाई राम का 60 है और श्याम का कितना है? 30 है। तो राम जो है श्याम से दुगना है, आप श्याम का दुगना राम जो है, इस तरीके से भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे रेशियो बन रहा है। तो ये रेशियो का जो अनुपात भी देख रहे हैं आप लोग, ये कहाँ पर मिलता है? अनुपात मापनी में मिलता है। तो सबसे जो अच्छा करता है उसको आगे रखा जाता है। तो यहाँ पे दुगना हो गया, आधा हो गया, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग इसमें लाया जाता है, ठीक है। और इसमें पाया जाता है वास्तविक शून्य। तो भौतिक मापन में हमेशा वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, मिलीमीटर हो गया, इत्यादि होते हैं। तो ये सभी के सभी किसमें पाए जाते हैं? वास्तविक शून्य। ये सभी के सभी अनुपात मापनी में पाए जाते हैं। तो ये आपका निर्धारण मापनी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे अनुपात जो अनुमाप है उसके कुछ प्रकार भी हैं। देखिए अंक पैमाने भी हैं, मूल्य मापन है, तीव्रता मापन है, फिर श्रेणी सूचक मापन भी है, सामाजिक दूरी पैमाना भी है, ठीक है। इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंक मापन में क्या होता है? अंक पैमाने में, अंक पैमाने यह एक ऐसा पैमाना है जिसमें मनोवृत्ति का मतलब बिहेवियर, एटीट्यूड और व्यक्तियों की राय जानने के लिए किया जाता है। तो अंक मापने के लिए, तो अंक मापन अगर कोई प्रश्न बनाएगा, हालांकि बना तो नहीं है यहाँ से, लेकिन ये अभिवृत्तियों को और व्यक्तियों की राय जानने के लिए किया जाता है अंक मापन, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है अंक मापन में। और दूसरा होता है मूल्य मापन और तीव्रता मापन। तो इस प्रकार के पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है, तो अभिवृत्ति, मनोभाव, विचार, रुचि, तीव्रता से गहनता से मापने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार का मूल्यांकन है। लेकिन यह जो मूल्यांकन है, यह मूल्यांकन बेसिकली मानक पैमाने, जिसको तीव्रता मानक पैमाने कह रहे हो आप लोग, या मूल्य मानक पैमाने कह रहे हैं, यह रिलेट भी करता है उससे लिंकर्ट की, क्योंकि लिंकर्ट का सहमति असहमति के बारे में जो बताया था उसने अपने मापन के बारे में, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, तो उसी से रिलेट करता था, क्योंकि उसके में मनोभाव, विचार और रुचि इत्यादि चीज़ें जो होती है उसी का मूल्यांकन किया जाता था, उसी का आकलन किया जाता था। तो यहाँ पर आप याद रखना, दूसरा जो होता है अनुमाप का मापन, वो कहलाता है मूल्य मापन या तीव्रता का मापन का पैमाना कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये है श्रेणी सूचक, यानी श्रेणी का मतलब होता है एक प्रकार से क्लास में डिवीज़न करना। तो ये निर्णायकों के ऊपर निर्भर होता है, जो निर्णायक, जो जजमेंटल लोग होते हैं, जो जज लोग होते हैं, उन पर निर्धारित होता है। तो यह निर्धारण मापनी ही, या निर्धारण मापनी के ही समान है ये भी, श्रेणी सूचक भी। और इस निरपेक्ष मापनी का निर्णय किया जाता है और अंतर
केवल श्रेणी का क्रम स्थान निर्धारण करने से संबंधित होता है। तो ये थर्स्टन के अनुमापन के श्रेणी का उदाहरण माना जाता है। तो ये थर्स्टन का माना जाता है और ये लिंकर्ट का माना जाता है। तो लिंकर्ट का क्या हो जाएगा भाई, मूल्य मापन और तीव्रता का मापन का पैमाना, और थर्स्टन का हो जाएगा श्रेणी में, क्लास में, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, और इस पीडीएफ को भी आप लोग सीन करना जरूर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के पैमाने क्या होते हैं। सामाजिक दूरी के पैमाने आप सभी लोग जानते हैं, ये किसने दिया है, बोगार्ट्स ने दिया है। यहाँ पर नाम देखिए, बोगार्ट्स लिखा हुआ। तो इसमें सामाजिक अंतर की धारणा और सतत्व की सूचित करने की बात, जैसे देखिए व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में विशेषता के स्तर को गहनता प्रदर्शित करने वाली मापनी है ये। तो उसकी व्यक्तिगत चीज़ों को और सामाजिक संबंधों की, इन दोनों की विशेषताओं के बारे में, जहाँ पर सामाजिक अंतर का मापन कर रहा है कि वह व्यक्ति समाज में कितना इन्वॉल्व है, कितना नहीं इन्वॉल्व है, उसकी शारीरिक क्षमताएं कितनी है या उसकी मानसिक क्षमताएं कितनी है, उसकी नैतिकता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानने की कोशिश करता है, सामाजिक दूरी पैमाने के अंतर्गत किया जाता है। और ये बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए सामाजिक शोध में ही इस पैमाने को जो है एक संक्षिप्त नाम दिया गया। कुछ पैमाने और आए, जैसे थर्स्टन का पैमाना आया, लिंकर्ट का पैमाना आया, गुटमैन का पैमाना आया, बोगार्ट्स का भी पैमाना आया। बोगार्ट्स का पैमाना तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। बोगार्ट्स का पैमाना कौन सा पैमाना भाई, वो सामाजिक दूरी का पैमाना है ना। अब यहाँ पर देखिए थर्स्टन का पैमाना। थर्स्टन का पैमाना जो था वो 1920 का था, वो अमेरिका के रहने वाले थे, और अनुमापक प्रदत्त चरों के बारे में संकेत समूह के रूप में इसके बारे में इसका प्रयोग किया गया था। बेसिकली थर्स्टन का जो पैमाना था वो समूह के प्रति कुछ व्यक्तियों के अभिवृत्ति और उनकी रुचियों को जानने की कोशिश करता था। थर्स्टन क्या जानने की कोशिश कर रहा है, व्यक्ति की रुचि और उसकी अभिवृत्ति को जानने की जो कोशिश कर रहा है वो थर्स्टन कर रहा है। ये 1920 में ये पैमाना दिया गया था। तो ये आपको ये याद रखना है कि बिहेवियर पर कौन सा आधारित है, जरा मुझे बताइए, व्यवहार पर कौन कौन सी मापनी आती है, तो तुरंत आप लोग बता देना, थर्स्टन की पैमाना, लिंकर्ट की पैमाना, गुटमैन की पैमाना, ये सभी के सभी पैमाने जो होते हैं बिहेवियर पर हैं, व्यवहार पर हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए जरा एक बार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनाए भी गए हैं, आप सबको बता दूँ मैं, है ना, सारे के सारे। तो मैंने पीडीएफ भी लेके आया हूँ, अभी आप लोगों को उसको प्रोवाइड भी कर दूंगा, दे भी दूंगा, आप लोगों से सीन भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो चीज़ें अभी मैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जो मेन चीज़ें हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, जितनी मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख लिया यहाँ पर भाई, है ना। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको ये थर्स्टन में ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना, इसकी मापनी में, थर्स्टन की अगर मापनी के बारे में बात करो तो इसमें कुछ नहीं, आप सिर्फ व्यक्ति की आप ध्यान रखें, मनोवृत्ति, उसकी रुचि, बस वो आपका हो जाएगा थर्स्टन की मापनी। थर्स्टन की मापनी आप इजीली आप यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर मापनी में अलग अलग विवरण के बारे में भी इन्होंने बताया था, है ना, ज्ञान के आधार के बारे में भी बताया था, ठीक है, शिक्षण सामग्री प्रस्तुत के बारे में भी बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इसने बताया है, ठीक है ना। तो ये लिंकर्ट का पैमाना है, सॉरी थर्स्टन का पैमाना है, ये थर्स्टन का पैमाना है, ठीक है। थर्स्टन के पैमाने के बाद हम बात करेंगे लिंकर्ट का पैमाने के बारे में, ठीक है। अब लिंकर्ट के पैमाने के बारे में ज़्यादा ध्यान से सुनिए आप लोग। लिंकर्ट का ये एक ऐसी मापनी थी, और ये भी व्यवहार आधारित पैमाना ये भी है, और ये सभी के सभी गुणात्मक अनुसंधान में आते हैं, गुणात्मक अनुसंधान में आते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने कहा था कि प्रत्येक स्टेटमेंट को या वस्तु का एक समान महत्व या प्रभाव के बारे में बताया था। इस मापनी पर मूल्य का होना बताया था, ठीक है। शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में बताया था उसकी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लिंकर्ट की पैमाना भी ठीक उसी तरीके से थर्स्टन के पैमाने की भांति है, ठीक है। और थर्स्टन में उत्तरदाता से कहा जाता था कि उन कथनों का निशान लगा दे जिसमें सहमत हो, ठीक है। और लिंकर्ट की मापनी कहती है कि उत्तरदाता जो होता है प्रत्येक कथन के संबंध में ये बताता है कि उसमें किस सीमा तक वो सहमत है और किस सीमा तक सहमत नहीं है। तो लिंकर्ट का सहमति और असहमति की बात की जाती थी। अगर ज्ञान का आधार अच्छा रहेगा तो उसे पॉजिटिव के बारे में बात की जाती थी। अपर्याप्त संचार के कौशल होते उसे निगेटिव बोला जाता था, और अगर शिक्षण सामग्री अच्छी प्रस्तुत होती थी वो भी पॉजिटिव में प्रस्तुत की जाती थी, प्लस में।
और प्रशासनिक योग्यता होती थी उसे प्लस और माइनस दोनों में क्या की जाती, रिप्रेजेंट की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सहमति और असहमति की बात करते थे उसके उत्तरों पर। ठीक है, तो ये सहमति असहमति के बारे में कौन बात करता है भाई, तो लिंकर्ट का पैमाना आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कुछ विवरण सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकता है, निष्पक्ष भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें, और यह संख्यात्मक मापने के आधार पर भी आधारित है, संख्या पर भी ये आधारित है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबरिंग वगैरह भी दी जाती है इसमें, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। लिंकर्ट का पैमाना हो गया आपका। देखो गुप्तमैन का, ऐसे गटमैन भी कहा जाता है, गुप्तमैन भी कहा जाता है, इसको गुप्तमान भी कहा जाता है। ठीक है, ये गुप्तमैन का ही पैमाना है। ठीक है, लोइस गुप्तमैन ने ही दिया है, जो गुप्त मानी या मान की मापनी है। ठीक है, इसमें बेसिकली अनुपात मापनी पर आधारित था ये, और ये विकसित करना काफ़ी कठिन कार्य था इसमें। तो इसको मैं बता दूं, इसमें क्या कहा गया था कि विभिन्न कथन का एक ही आयाम को माप रहे है या नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर देखो विभिन्न कथन एक ही आयाम को माप रहे हैं या नहीं। तो लिंकर्ट अनुमापन में साथ साथ अंक भी दिए जाते थे, 10 या उससे अधिक तरीके से हो सकता था इसमें। और गुप्तमैन में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसके मापनीय में 2 अंक बनाने का केवल एक ही तरीका होता था। तो अभिवृत्तियों से संबंधित में जो भी कथन पूछा जाता था उसमें अंक दिए जाने की कोशिश जो होती थी प्रत्येक संभव कार्य पर। अनुक्रिया अगर करता था तो 1 से लेकर 5 तक आप अंक देंगे, उसको मूल्य देंगे। फिर उत्तरदाताओं को अनुक्रियाएं प्राप्त मिल जाती थी, तो इसके बाद उस कथनों के प्राप्तांक को जोड़कर प्रत्येक उत्तरदाता का संपूर्ण प्राप्तांक निकालकर उसको बताया जाता था। प्राप्तांक जो उसको अंक हुआ, प्राप्त हुआ, उसको प्राप्तांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुप्तमैन का था। तो गुप्तमैन में आपको याद ये रखना है सिर्फ कि गुप्तमैन का जो आयाम है वो लिंकर्ट के जैसे ही समान है। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है अंक को लेकर, और वहाँ पर अंक की अगर मैं बात करूँ तो उसका अंक 2 मिलते थे। उस किसमें मिलते थे, जब लिंकर्ट का होता था काम, लेकिन यहाँ पर इसके अंक जो 5 दिए जाते थे। ठीक है, 1 से लेकर 5 के बीच में दिया था। यही कारण है कि इसमें अनुपात मापनीय निर्धारण करना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो यही कारण है इसका मुश्किल हो जाना या कठिन कार्य था। ये था आपका गुप्तमैन का पैमाना। तो मैंने आप लोगों से आज जो है मापन के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को सैम्पलिंग के बारे में बता दिया है। ठीक है, रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से तीनों से प्रश्न बनते हैं जो मैंने आज की क्लास लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम मान के चलिए आप लोगों से 3 से 4 प्रश्न बनने वाले हैं। 3 से 4 प्रश्न, आप जो भी प्रश्न उठाएंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर करेंगे आप ना, उसमें ज़रूर इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल मैं आप लोगों से करूँगा 2019 का क्वेश्चन पेपर तैयार। ठीक है, उसके आधार पे आप लोगों को बताऊंगा, तो वहाँ से बहुत सारे फैक्ट भी मिलेंगे, बहुत सारे डिटेल जानकारियाँ भी मिलेंगी, आप लोग उसे भी साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है, 2020 आपका समाप्त हो चुका है क्वेश्चन पेपर, और उससे काफ़ी कुछ समझ भी आ गया होगा आप लोगों का। अब 2019 का भी देख लेते हैं, है ना। तो कल मैं जून 2019 का क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।